नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th के अर्थशास्त्र की किताब पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में आज हम लोग उसका अर्थशास्त्र बुक की चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग। और हमने कल इस संसाधन के रूप में इस चैप्टर के बारे में हमने कल पढ़ा था और कल हमने पढ़ा था कि जीडीपी जीएनपी और साथ साथ में विभिन्न क्रियाकलाप, है ना। पता था विभिन्न क्रियाकलाप का मतलब होता है प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, है ना। इसके साथ हमने क्या पढ़ा था और कि कौन सी बाजार क्रियाएं होती हैं, बाजार क्रियाएं। साथ साथ में यहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें कल में पढ़ लिया था कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, विभिन्न क्रियाकलाप के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया क्षेत्र क्या कहलाता है, बाजार क्रिया क्या होती है, गैर बाजार क्रिया क्या होती है। आज तो फिर यहाँ देखिए एक और यहीं पर एक फिगर दिया गया है, इसमें देख लीजिए, इस फिगर में देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर किसान खेती करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्राथमिक क्रिया है। यहाँ पर पूरे फैक्ट्री लगा हुआ है जिसको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दिखाया गया है द्वितीयक क्रिया। ये क्या है, द्वितीयक क्रिया है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर, यानी है ना, प्राथमिक क्रिया है। और यहाँ देखिए सेवा, यानी जितना भी जो जहाज एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कर रहा है, ये क्या है, सेवा क्षेत्रक है। कौन सा, ये सेवा क्षेत्रक। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये क्या होते हैं, तीन सेक्टर बटा गया है, जिसके अंदर किसके आधार पर, कार्य करने के आधार पर संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र बांटा गया है। अब संगठित क्षेत्र क्या होता है और संगठित क्षेत्र के अंदर क्या होता है। जैसे कि हम सरकारी नौकरी करते हैं, जो बच्चे उस सरकारी नौकरी जो करने वाले लोग होते हैं, उनके पास क्या होता है, सरकार के द्वारा नौकरी गारंटी मिलती है। नौकरी क्या होती है, गारंटी होती है। साथ साथ में सरकार के द्वारा बीमा दिया जाता है ना। काम के घंटे फिक्स होते हैं, है ना। जबकि असंगठित क्षेत्र के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा होता है, उसके अंदर क्या होती है, वो क्या होता है, जो काम की गारंटी नहीं होती है, यानी काम कितने दिन तक हो करेगा नहीं करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस काम की कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरा, बीमा नहीं मिलता है इसके अंदर। बीमा का मतलब सुरक्षा बीमा जो होता है, सरकार जो सुरक्षा बीमा देती है आपको कवर, किसी दुर्घटना में आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है, सरकार द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करने लोगों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है, या काम के घंटे फिक्स नहीं होते हैं। जैसे आप समझ देखते होंगे कि जो कोई भी सरकारी नौकरी जिसके अंदर क्या होता है, काम घंटे फिक्स होते हैं कि 8 से लेकर 10 घंटे तक ही करना होता है, फिर 6 से लेकर 8 घंटे तक करना होता है। जबकि यहाँ पर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति दुकानदार है ना, दुकान पर काम करने वाला कोई व्यक्ति है, उसे क्या होते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहता है। ठीक है, तो उसे काम के घंटे फिक्स नहीं होते हैं, तो इसको बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर जो काम के घंटे हैं, जो आपका काम की गारंटी है, वो नहीं मिलता है, वो असंगठित क्षेत्र के अंदर कहलाता है। ठीक है, चलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। आज हम थोड़ा सा अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में बताया था आपको, किसी भी जनसंख्या को, किसी देश की जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलना हो, किसमें, मानव पूंजी में बदलना हो, तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसके ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर तथा ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने के क्या करना पड़ेगा हमें, शिक्षा, स्वास्थ्य साथ में प्रशिक्षण, इन तीनों चीजों पर क्या करना पड़ेगा हमें, व्यय करना पड़ेगा या फिर निवेश करना पड़ेगा। निवेश वर्ड सबसे अच्छा रहता है, निवेश करना पड़ेगा, तब जाकर वो जो जनसंख्या है मानव पूंजी बनेगी और उस मानव पूंजी क्या करेगी, उच्च आय प्राप्त करेगी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि उसी का जो जनसंख्या गुणवत्ता है, गुणवत्ता को बढ़ाने क्या करना चाहिए हमें। तो यहां पर देखिए आपकी किताब में भी लिखा गया, जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कितने साल तक किसी देश के अंदर जीवित रह सकता है, उसको जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, और किसी देश के अंदर कोई व्यक्ति कितने साल तक जीवित रहेगा, ये किस पर निर्भर करता है, तो वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं,
वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। दूसरा, पर्यावरणीय कंडीशन कैसा है, पर्यावरणीय कंडीशन है ना, कंडीशन कैसा है। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस देश के व्यक्ति, उस देश के अंदर व्यक्ति कितने साल तक जीवित रह सकता है। तो हमारे देश के अंदर जीवन प्रत्याशा इस चीज़ को काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग देश के अंदर अलग अलग जीवन प्रत्याशा होती है। जैसे हमारे देश के अंदर लगभग 70 साल के आसपास है। वही जापान के अंदर, जो जापान है वहाँ पर क्या होते हैं, जीवन प्रत्याशा लगभग 85 प्लस में है, 85 प्लस में है। जबकि हमारे देश के अंदर लगभग 70 प्लस की आगा जाता है। 70 साल के बाद हमारे देश के अंदर क्या होती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं। जबकि जापान के अंदर 85, क्योंकि वहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये समझ में आ गया, जीवन प्रत्याशा समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आपको देखते हैं शिक्षा। अब जिन आपको बताया था जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ था वो क्या था, शिक्षा। शिक्षा देना जरूरी है ना। क्या है, शिक्षा। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, शिक्षा के अंदर क्या चीज़ हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो पढ़ना है, यहाँ पर डाटा दिया गया है। क्या दिया गया है, डाटा दिया गया है। देखिए शिक्षा जो हमारे देश के अंदर साक्षरता दर है, साक्षरता दर, साक्षरता दर, ठीक है। चलिए अब देखिए साक्षरता दर के अंदर क्या है कि भारत के अंदर 1951 में लगभग पुरुष की जनसंख्या 18% साक्षर थे। कितने परसेंट, 18% लोग ही साक्षर, सॉरी ओवरऑल भारत की साक्षरता दर 18% थी। ओवरऑल भारत की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 18% थी। जबकि पुरुष लगभग 26 के पास थे और महिलाएं लगभग 8% के करीब में थी, ठीक है ना, 8% के करीब में थी। और ऐसा माना जाता है कि जो जब आज़ाद हुआ था भारत 1951 के देश में, उस टाइम भारत की साक्षरता दर लगभग 17 से लेकर 18% थी, 17 से लेकर 18% थी। लेकिन आप देखिए लगातार सरकार के प्रयासों के चलते अब भारत के अंदर जो साक्षरता दर है वो बढ़ रहा है। 1961 में देखिए लगभग 28% करीब पहुंच गया है टोटल, जबकि पुरुष का लगभग 40% और महिलाएं 13-14% करीब में पहुंच चुकी हैं। और ऐसे लगातार बढ़ते बढ़ते देखिए आज हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। तो भारत में जो साक्षरता दर है अब लगभग, यहाँ देखिए लगभग देखिए 2017 की बात कर रहा है, तो ये डाटा जो होता है लगभग 74% के करीब में है। कितने, 74% करीब में। पुरुष साक्षरता दर लगभग 81% है। कितना है, लगभग 81%, ठीक है ना। और महिला का अभी भी थोड़ा सा लगभग कम है, यानी 64% करीब आता है। आप अब इस बुक के अंदर डाटा देखेंगे और भी देख लीजिए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग कि भारत जब था उस टाइम पे 1951 में अपने जीडीपी का, कुल जीडीपी का 0.64% पैसा खर्च करता था किस पे, साक्षरता पे, यानी साक्षरता को बढ़ाने के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से 1952 के 0.64% था। कितना था, 0.64%। और यही सवाल मेरा जो पेपर था, मेरा 25 अगस्त 2024 को पेपर था बिहार पुलिस का, उसमें ये सेम टू सेम सवाल पूछा गया था कि भारत का 1951 में साक्षरता पे खर्च कितना किया गया था जीडीपी का, 0.64%। एकदम सेम क्वेश्चन था। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं बिहार पुलिस में, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के जो वन एग्जाम्स होते हैं, एकदम सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन आया था हमारे बिहार 25 तारीख वाले में। अगर किसी और बच्चे का पेपर हो तो उसे पता करिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए योजना पर व्यय परिव्यय पहली पंचवर्षीय के 151 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2021-20 में 99,300 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। यानी 1951 से लेकर 1956 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना, उसमें शिक्षा पर लगभग 151 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था, ठीक है। लेकिन 2020-21 के बजट में भारत सरकार ने 99,300 करोड़ रुपए खर्चा करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। चलिए 1951 में 0.64% था और 2019-20 में भारत सरकार ने 3.1% रखने का खर्चा कर रही थी, किसके ऊपर, साक्षरता के ऊपर। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब तक इस जीडीपी का 5.6% खर्चा, कितना, लगभग किसी देश को अगर अपने देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है तो उसे लगभग 5.6% अपने जीडीपी का टोटल पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो डाटा है उसके साथ साथ पढ़ते चलेंगे। अब देखिए कि केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2020-21 में घटकर लगभग 2.8% बताया गया। साक्षरता दर 1951 में लगभग 18% बता दिए आपको कि 1951 में साक्षरता दर 18% के लगभग था। 2018 में लगभग 85% हो गई। 2018 में कितना हो गई, लगभग 85%, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो डाटा पढ़ते हैं 2011 वाला पढ़ते हैं, कौन सा वाला, 2011 में लास्ट बार जनगणना हुआ था
और उस जनगणना के आधार पर ही हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है कि जो साक्षरता दर है वो लगभग 74% के करीब में है। कितना है? लेकिन जब हम 2020-21 का डाटा पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा कि जो भारत की जनसंख्या है उसकी साक्षरता दर लगभग 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 85% के ऊपर पहुंच चुकी है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, लेकिन अब भी देखेंगे हमारे देश के अंदर क्या है कि जो जो महिलाएं हैं, जो महिला है, उन महिला में भी शिक्षा जो साक्षरता दर है वो अभी भी कम है ना, कम है। जबकि पुरुष जो साक्षरता दर है वो क्या है, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर डाटा के अंदर इस किताब में भी देख सकते हैं, ये नई किताब है, बिल्कुल एकदम अपडेट किताब है। इसके अंदर देखिए कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर लगभग करीब 16% अधिक है। कितना? लगभग 16% अधिक है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में महिलाओं से पुरुष का साक्षरता दर कितना प्रतिशत अधिक है, आपसे क्या सवाल पूछ सकता है कि भारत में पुरुष से महिलाओं का साक्षरता दर कितना कम है, तो लगभग 16% की आप बताएंगे। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर लगभग 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 में कुल जिलों में साक्षरता दर लगभग 94% था, जबकि बिहार में 62% था, है ना। यानी जब 2011 की जनसंख्या हुई, जनगणना हुआ, उस टाइम पे केरल जो था, केरल आपको पता है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, वो कितना है, लगभग 94% है। जबकि सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम है बिहार में। सबसे कम कहाँ पर है, बिहार और लगभग कितना, 62%, 62% क्या है, लगभग साक्षरता दर है। ठीक है। चलिए इसमें और कुछ डाटा दिया गया, डाटा को पढ़ेंगे क्योंकि डाटा हमारे इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम के लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डाटा को पढ़ना जरूरी है। और एनसीईआरटी डाटा मतलब समझिए कि रामबाण है। एनसीईआरटी के डाटा मतलब क्या होता है, रामबाण, है ना, इसे कोई काट नहीं सकता है क्योंकि भारत सरकार द्वारा ये संचालित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 2019-20 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 7,78,842 लाख स्कूल थे। यानी जो प्राइमरी स्कूल थे वो कितने थे, प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल कितने थे, लगभग 7,78,842 स्कूल इतने थे हमारे देश के अंदर। तो आपसे डाटा पूछ सकता है कि 2019-20 तक भारत में कितने प्राइमरी स्कूल थे, तो आप इतना लगभग अनुमान बता सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि 16 से 14 वर्ष आयु के वर्ग सभी स्कूल बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा है वो मौलिक अधिकार के अंदर आ गया है। प्राथमिक शिक्षा क्या है, वो मौलिक अधिकार का पार्ट है कि नहीं, मौलिक अधिकार। जिनको मौलिक अधिकार नहीं पता है ना, वो एक अलग से वीडियो बना देंगे इसके मौलिक अधिकार के ऊपर, वहां देख लीजिएगा। ये मौलिक अधिकार है, यानी सबको मिलना चाहिए। जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया है, भारत का नागरिक है, उसका प्राथमिक अधिकार ये है कि उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत के अंदर है, जो 6 से लेकर 14 साल तक बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, इनको प्राइमरी के अंदर जोड़ा जाता है ना। इनको हमारे देश के अंदर शिक्षा मिलना चाहिए। और इस शिक्षा को हर एक स्तर तक यानी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं चलती हैं। और उस योजना के अंदर देखें, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट योजना है, जिससे कि यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान ये जरूरी है ना। क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, शिक्षा अभियान ये सरकार के द्वारा एक योजना है। इसमें क्या होता है कि हर एक बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। चलिए उसके बाद और देखिए राज्य स्तर पर देखिए क्या किया गया है। राज्य और सरकारी स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करने समुदाय का सहभागिता के साथ साथ केंद्र सरकार की यह समयबद्ध पहल है। ठीक है। और क्या किया गया है कि सेतु पाठ्यक्रम तथा स्कूल लौटो शिविर का भी आयोजन किया गया है। यानी सरकार ने अपने प्राइमरी स्कूल के अंदर नामांकन को बढ़ाने के लिए, यानी नामांकन बढ़ाने के लिए क्या किया है, कई सारी योजना चला रही है, जिसके अंदर क्या है, सेतु पाठ्यक्रम। क्या है, सेतु पाठ्यक्रम में क्या किया जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको एडमिशन कराया जाता है। साथ साथ में दूसरा स्कूल लौटो शिविर, है ना, क्या लौटो, स्कूल लौटो शिविर, स्कूल लौटो शिविर। ठीक है, शिविर ये भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको देखकर बच्चे जाते हैं, वो क्या है आपका दोपहर का भोजन। ठीक है। चलिए, तो आपसे पूछेगा कि भारत में सरकार द्वारा कौन सी योजना है जो बच्चों को प्राइमरी स्कूल में उनका नामांकन बढ़ाने के लिए
योजना चला रही है, तो आप उसमें से एक तो सर्व शिक्षा अभियान हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेतु पाठ्यक्रम हो गया, तीसरा क्या हो गया, स्कूल लौटो शिविर हो गया, और चौथा है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन इसलिए दिया जाता है ताकि भोजन के चक्कर में बच्चे स्कूल पहुंचे। ठीक है, आजकल के स्कूल में क्या हो रहा है कि भोजन के साथ साथ में न्यूट्रिशन यानी भोजन की गुणवत्ता को भी ध्यान रखा जा रहा है। किसका? भोजन की जो गुणवत्ता है, कि गुणवत्ता गुणवत्ता को भी ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या सरकार की तरफ और लक्ष्य बनाया गया है कि जो हायर एजुकेशन है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस, GER इसको बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ये क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा गांव के अंदर जो बच्चे होते हैं 12वीं पास कर लेते हैं, है ना, इंटर मैट्रिक पास कर लेते हैं, मैट्रिक के बाद वो ऊंची ऊंची स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए नहीं जो हमारी हाई एजुकेशन है उसके लिए नहीं जाते हैं। तो उसके सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने कई सारी योजना चलाई है, जिसके अंदर क्या किया है कि 18 से लेकर जो 23 साल के वर्ग के बच्चे हैं उनके अंदर क्या करना पड़ेगा, 12वीं के बाद जो BA BSc करने वाले हैं उसके अंदर उनको कुछ राहत मिलेगी, कुछ स्कॉलरशिप दिया जाएगा, कुछ क्या किया जाएगा उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। जैसे विश्व में 26 पर जो अब यहाँ पर देखिए एक डाटा दिया गया है, वो डाटा को भी याद रखना पड़ेगा कि 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 27% तक की वृद्धि हुई थी। 12वीं योजना यानी 12 से लेकर 17 तक, ये क्या थी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके अंदर सरकार ने लक्ष्य रखा था कि जो भारत के अंदर GER है यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, उसको बढ़ाकर 27% तक लिया जाएगा, जो पूरी दुनिया में क्या है वो 26% के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखिए, है ना, हम लोगों ने 1951 से लेकर 2019-20 के बीच में कॉलेज और विश्वविद्यालय की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। तो यहाँ डाटा देख सकते हैं, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए देखिए यहाँ पर कि विश्वविद्यालय की संख्या 1951 में लगभग 30 से करीब थी, और आज देखिए 2021 में लगभग 1074 के करीब में है ना, 1074 करीब में है। तो आपसे शुरू वाला डाटा पूछ सकता है और लास्ट वाला डाटा पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछ सकता है कि 1950-51 में महाविद्यालय की संख्या कितनी थी, तो लगभग 750, और आज कितनी है, तो लगभग 46,007। ये डाटा पूछ सकता है आपसे। और यहाँ देख पूछ सकता है कि आपसे विद्यार्थी 1951 में विद्यार्थी की संख्या 2,63,000, और आज देखिए 39,04,434, है ना, ये था। आज शिक्षक देख लीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर 24,000 लगभग थे, जबकि आज क्या है 14,82,890। तो याद रखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, आज ये सब सारी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ सवाल है, देख लीजिए, अब कैसे सवाल दिए गए हैं उस सवाल को भी पढ़िएगा। तो आज हम लोग इतना है, आज शिक्षा वाला इतना ही करते हैं, कल हम लोग स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। ये पार्ट इसका 3rd आ जाएगा, कल स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। किस पे? स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को तैयार रहेंगे। चलिए, आज वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुमूल्य समय देने के लिए, है ना। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन को बनाए रखता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।